हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम एक और वीडियो के साथ आई हैं। तो आज हम जानेंगे हाल ही में कौन कौन सी न्यूज़ चल रही हैं। उससे पहले आप अपनी डेली लाइफ रूटीन का एनालिसिस कीजिए, क्या क्या आप फॉलो करते हैं, क्या क्या फॉलो नहीं करते। उसके बाद ये महादान की महादान वाला ये है, आप ये पढ़िए और जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो की इच्छा है वो पढ़िए करिए। उसके बाद जो एक कोटेक्स है कि जो नौकरी ना मिलने का अर्थ है कि ज़िंदगी ने आपको मालिक बनाने का मौका दिया है। नौकरी अगर आपको नहीं मिलती तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्या पता आपके लिए लाइफ में उससे भी कुछ अच्छा हो। आपको मेहनत करनी होगी तो पेशेंस के साथ मेहनत करें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहें। 28 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने दिनेश पटनायक को कनाडा के अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। दिनेश के पटनायक एक अनुभवी करियर भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी 1900 बैच के आईएफएस अधिकारी रहे हैं, जो वर्तमान में स्पेन में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने कनाडा के मुद्दों, विशेष रूप से खालिस्तान आंदोलन से संबंधित चुनौतियों को संभाला, जैसा कि वे यूके में उप उच्चायुक्त रहते हुए इस विषय से जुड़े थे। कनाडा और भारत के बीच सैन्य और राजनीतिक संबंधों में सुधार की एक प्रक्रिया के अंतर्गत जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की G7 शिखर सम्मेलन में बैठक के बाद ये पहल संभव हुई। दोनों देशों ने तर्कसंगत और रचनात्मक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की और उच्चायुक्तों की फिर से नियुक्ति का निर्णय लिया। आप जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत को ब्लेम किया था। उसके बाद दोनों देशों के संबंध टूट गए थे। व्यापारिक वीजा से रिलेटेड काफ़ी सारे जो ट्रेड या फिर एक दूसरे उच्चायुक्त थे यहाँ पे वापस बुला लिए थे और लगभग संबंध तोड़ दिए थे, और यही कनाडा ने किया था। तो अब वहाँ पे दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी, तो उनके कार्यकाल में अब से संबंध भारत के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में वो सब घटनाएं हुई थी। संक्षेप में नया उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक है। घोषणा की तारीख 28 अगस्त 2025। भूमिका की जो विशेषता है, संवेदनशील और जटिल द्विपक्षीय मसलों से निपटने के अनुभव रखने वाला अनुभवी कूटनीतिक है। भारत में उच्चायुक्त या राजदूत की नियुक्ति और मुक्त करने की प्रक्रिया संविधान और कूटनीतिक प्रथाओं से तय होती है। इसका कोई अलग कानून नहीं है, बल्कि भारत सरकार और राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के तहत किया जाता है। उच्चायुक्त मुक्त करने के मुख्य नियम और प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार है। नियुक्ति का अधिकार, उच्चायुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं संविधान अनुच्छेद 72 और 73 के तहत, लेकिन यह नियुक्ति प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की सिफारिशों पर होती है। इसका जो कार्यकाल होता है, आमतौर पर कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन यह फिक्स्ड टर्म नहीं है। यदि सरकार चाहे तो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, समय से पहले उसको समाप्त किया जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में हुआ था कि कनाडा से हमारे संबंध बिगड़ गए थे, तो वहाँ से हमने बीच में ही उनको बुला लिया था। मुक्त करने या रिकॉल का जो आधार होता है, सरकारी नीति परिवर्तन, जैसे नए प्रधानमंत्री या सरकार आने पर, जैसे सरकार चेंज होती है तो उस टाइम भी ये अपने मतलब वहाँ पे उच्चायुक्त बिठा सकते हैं, अपनी मर्जी से नए उच्चायुक्त चेंज कर सकते हैं। राजनीतिक या कूटनीतिक विवाद, जैसे हाल ही में भारत और कनाडा विवाद में हुआ था। प्रशासनिक जो कारण है वो आईएफएस कैडर में अदला बदली या नए पद पर नियुक्ति होती है, जिसकी वजह से भी इनका चेंजमेंट होता रहता है। अनुशासनात्मक कारण जो होते हैं बहुत दुर्लभ लेकिन गंभीर चूक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कारण होने की वजह से इनको निलंबित किया जा सकता है। प्रक्रिया, विदेश मंत्रालय MEA संबंधित उच्चायुक्त को रिकॉल ऑर्डर भेजता है। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से टर्मिनेशन ऑफ असाइनमेंट की अधिसूचना जारी करते हैं। नई नियुक्ति के साथ पुराने उच्चायुक्त को रिलीव्ड कर दिया जाता है। वियना कन्वेंशन 1961 के तहत नियम जो है कि मेजबान देश जैसे कि कनाडा को सहमति देना पड़ता है। जब नया उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है तो पुराने उच्चायुक्त का कार्यकाल समाप्त करने के लिए मेजबान देश को आधिकारिक रूप से सूचित किया जाता है। विशेष स्थिति जो है, यदि किसी देश को किसी उच्चायुक्त पर आपत्ति हो तो वह उसे पर्सन नॉन ग्राटा घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को उस उच्चायुक्त को तुरंत वापस बुलाना अनिवार्य होगा। संभावित जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे वो इस प्रकार है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। उच्चायुक्त केवल
कॉमनवेल्थ देशों में नियुक्त होते हैं। भारत का उच्चायुक्त अपने देश का प्रमुख कूटनीतिक प्रतिनिधि होता है। सही कथन कौन सा है? आप कथन सुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा वो है बी, यानी 2 और 3 इसका सही आंसर। उच्चायुक्त केवल कॉमनवेल्थ देशों में नियुक्त होते हैं। भारत के उच्चायुक्त अपने देश का प्रमुख कूटनीतिक प्रतिनिधि होता है। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो है उपायुक्त और राजदूत के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? नंबर ए है जो कार्यकाल की अवधि में अंतर, बी जिस देश में तैनात होते हैं उसमें अंतर, सी नियुक्ति की प्रक्रिया में अंतर, डी केवल प्रोटोकॉल का अंतर। इसका आंसर होगा उच्चायुक्त केवल कॉमनवेल्थ देशों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भेजे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था पद की नियुक्ति और मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है? उच्चायुक्त, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैबिनेट सचिव। केवल ए और 2, 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी उच्चायुक्त और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्ति और मुक्त करने का अधिकार होता है। इसके अलावा यूपीएससी मेंस में जो संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, भारत में उच्चायुक्त और राजदूत की नियुक्ति केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि विदेश नीति की दिशा को भी प्रतिबंधित करती है। आप इस पर टिप्पणी कीजिए। हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति और रिकॉल भारत की विदेश नीति के राजनीतिक प्राथमिकताओं और कूटनीतिक चुनौतियों का प्रतीक है। इस कथन की आप व्याख्या कीजिए। भारत के उच्चायुक्त की भूमिका द्विपक्षीय संबंधों में क्या है? विशेष रूप से हाल के भारत कनाडा संबंधों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। संविधान और वियना कूटनीतिक संबंध संधि के आलोक में भारत में उच्चायुक्त की नियुक्ति और मुक्त करने की प्रक्रिया समझाइए। आप इस प्रकार ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा, अब हम जानेंगे कि भारत के अंदर जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो है वो क्या है। तो भारत में शिक्षकों की वर्तमान संख्या 2024-25 में UDISE रिपोर्ट के अनुसार अभी UIDSE की हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में NEP 2020 आई थी, तो उसके बाद काफ़ी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी सुधार हो रहे हैं। एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी हमारे पास समस्याएं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, या बच्चों का टाइम पे स्कूल में न जाना, या फिर नामांकन में कमी, या फिर जो टीचर्स की कमी होती है, या फिर सही उनका प्रशिक्षण न होना, काफ़ी सारी कमियाँ। तो उनको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी सारे प्रयास हो रहे हैं और टाइम पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं। तो अभी हमने देखा कि एजुकेशन के ऊपर अभी जो टीचर्स की जो रेशियो था वो बहुत कम था, तो उस पे एक सुधार हुआ है और उससे रिलेटेड एक जो रिपोर्ट आई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है भारत में, और पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो टीचर्स की संख्या है वो भारत के अंदर है। भारत में स्कूल शिक्षा क्षेत्र में पहली बार शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ यानी 1 करोड़ को पार करके 10 मिलियन के पार चली गई है। उनकी रिपोर्ट 2024-25 की अकादमिक वर्ष की है। विकास दर 2022-23 की तुलना में 6.7% वृद्धि को दर्शाता है। अभिनव जो सांख्यिकी है न्यू इंडिया टुडे के अनुसार शिक्षक संख्या लगभग 1.012 करोड़ यानी है। NDTV रिपोर्ट के अनुसार यह वृद्धि 98 लाख से 1.01 करोड़ हुई है। 2022 या 23 में संख्या थी जो 94.8 लाख थी। अतिरिक्त मुख्य विवरण है जो आप लैंगिक प्रतिनिधित्व, शिक्षकों में महिला प्रतिनिधित्व इतना है, आप ये सब पढ़ सकते हैं। आप छात्र शिक्षा अनुपात, PTR निम्नलिखित है, फाउंडेशन या फिर प्रायोरिटी, प्राथमिक, माध्यम, मिडिल स्तर, सेकेंडरी में 21, ये सभी अनुपात NEP के सुझाए गए 30.31 अनुपात से बेहतर है, यानी 30 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 टीचर होना चाहिए। अन्य शिक्षण संबंधित सुधार हैं, ड्रॉप आउट दरें कम हुई हैं। तो आप ये डाटा है, ये सारे जितने भी डाटा इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिजिटल और बुनियादी संरचना में सुधार हुआ है। कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा स्कूलों में 63-65% स्कूलों में उपलब्ध है। पहले ये 57% आधुनिक अभिगम था। 1 टीचर और 0 एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या में कमी हुई है। एकल स्कूल इतने हैं
और जीरो एनरोलमेंट स्कूल सारांश तालिका, ये आप सब इसमें पढ़ सकते हैं और आप ये डाटा याद कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। UDISE 2024-25 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या पहली बार 1 करोड़ से अधिक हो गई है। तो शिक्षकों में महिलाओं का अनुपात 50% से कम है। भारत में पुपिल टीचर्स रेशियो PTR NEP के सुझाए गए मानक से बेहतर है। इसका आप सही कथन कौन सा से है? सही कथन का आप चूज कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी बी इसका आंसर है केवल 1 और 3। भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या पहली बार 1 करोड़ से अधिक हो गई, ये सही है। इसके अलावा इसका 3, यानी 2 ऑप्शन इसके सही हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है वो भारत में शिक्षक संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2024-25 में कुल शिक्षक संख्या लगभग 94 लाख थी। महिला शिक्षकों का अनुपात 54% से अधिक है। इसके अलावा PTR सभी स्तरों पर 31 से खराब है रेशियो, यानी UDISE रिपोर्ट केवल उच्च शिक्षा से संबंधित आंकड़े देती है। इसका उत्तर है बी, महिला शिक्षकों का अनुपात 54% से अधिक है। UDISE प्लस रिपोर्ट के अनुसार एकल शिक्षण यानी सिंगल टीचर स्कूलों की संख्या आप बताइए। तो इसका ए है, बढ़कर 1.25 लाख हो गई है, घटकर लगभग 1.04 लाख हो गई है। 3 डेटा उपलब्ध नहीं। इसका सही आंसर बी, लगभग घटकर यह 1.04 लाख हो गई। भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ पार करना मात्र सांख्यिकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार का अवसर भी है। टिप्पणी कीजिए आप। नंबर 2, महिला शिक्षकों की बढ़ती संख्या भारतीय समाज और शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है। इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, UDISE 2024-25 के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए भारत की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक वितरण और PTR की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। नंबर 4 है, ड्रॉप आउट दरों और रिटेंशन दरों में सुधार का क्या अर्थ है? शिक्षा में शिक्षक संख्या और गुणवत्ता के संदर्भ में इसका मूल्यांकन कीजिए आप। नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो एकल शिक्षक स्कूल और शून्य नामांकन स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भारत की शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए आप। इससे आगे आप UDISE रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं। ये रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही काम करती है। तो पूर्ण नाम इसका जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पल्स है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। UDISE के रूप में 2018 और 19 से इसका डिजिटल वर्जन UDISE प्लस शुरुआत हुआ था। प्रकाशन शिक्षा मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका जो गोल है, कवरेज भारत के सभी विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त या प्राइवेट सभी स्कूल इसके अंडर में आते हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े आंकड़े, स्कूल, शिक्षक, छात्र, इंफ्रास्ट्रक्चर एकीकृत करना है। शिक्षा नीति और योजनाओं के लिए स्टेक डेटा उपलब्ध करवाना है। NEP 2020 की मॉनिटरिंग जो हाल ही में UDISE 2024-25 रिपोर्ट अगस्त 2025 जारी है। इसके मुख्य बिंदु हैं शिक्षक संख्या पहली बार 1 करोड़ से अधिक, पुपिल टीचर रेशियो जो PTR है वो फाउंडेशन इसकी 10 है, प्रायोरिटी 13 है, मिडिल 17 है, सेकेंडरी 21 है। सभी स्तरों पर NEP के सुझाए गए 31 से बेहतर है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सुविधा, इंटरनेट सुविधा, एकल ये आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे भारत में क्या क्या परिवर्तन जो मुख्य चरण हुए हैं वो 1921 में स्थिर और उतार चढ़ाव वाला काल रहा था। इसे भारत की जनसंख्या यानी जनसंख्या के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आज अनेक कारणों से भारत में जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है या फिर गांव के जो धार्मिक आधार पर, नस्लीय आधार पर, क्षेत्रीयता आधार पर पॉपुलेशन घट बढ़ रही है, उसका कारण हम जानेंगे। वो क्या इस UPSC के पॉइंट ऑफ से कैसे ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो जनसंख्या का जो स्थिर काल है कहा जाता है। मृत्यु दर बहुत अधिक है, 30-40% हजार के ऊपर। जन्म दर बर्थ रेट भी बहुत अधिक है, यानी 45% हजार के ऊपर। अच्छा, बीमारियां, अकाल, महामारी, प्लेग, फ्लू, जनसंख्या वृद्धि नगण्य। 1911 से 1921 के दशक
में तो जनसंख्या घट भी गई थी। 1921-1951 में वर्दी की शुरुआत हुई। इसे भारत की जनसंख्या का महत्वपूर्ण मोड़ कहा जाता है, क्योंकि 1921 के बाद से लगातार वृद्धि हो रही है। मृत्यु दर में गिरावट, स्वास्थ्य सेवाओं का आगमन या लेकिन जन्म दर उच्च है। 1951 तक भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। इसके अलावा 1951 से लेकर 1981 13 वृद्धि का काल रहा था। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन फेज, ये जनसंख्या वृद्धि दर 2% प्रति वर्ष रही, यानी हर साल 2% पॉपुलेशन बढ़ी है। मृत्यु दर तेजी से घटी है, लेकिन जनसंख्या दर उच्च बढ़ी। अनेक सारी स्वास्थ्य सुविधाएं आ चुकी हैं, अनेक सारी जो समस्याएं वो लोगों की दूर हो चुकी हैं, खाद्य उत्पादन निर्भरता बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो रोग हैं वो दूर हो गए हैं, और जनसंख्या जिसकी वजह से बढ़ रही है। और हेल्थ के सेक्टर में भी काफ़ी अनुसंधान में काफ़ी सुधार हुए हैं। 1981 में जनसंख्या 68 करोड़ थी। 1981 से लेकर 2011 वृद्धि दर में कमी आई, परंतु बड़ी संख्या में वृद्धि हुई। फर्टिलिटी जो रेट है वो भी घटा है, जन्म दर कम हुई है। शहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, परिवार नियोजन कार्यक्रम का असर इसके ऊपर पड़ा है। 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ थी। वृद्धि दर घटी, लेकिन बड़ा आधार है जनसंख्या के कारण संख्या में भारी इजाफा। 2011 वर्तमान 2021 या 25 में मंद होती वृद्धि और नई चुनौतियां। भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है यह। और फर्टिलिटी रेट है इसकी 2.0 के करीब है। कुल राज्य जो केरल है, केरल तमिलनाडु है, इसके अंदर बिलो रिप्लेमेंट्री फर्टिलिटी है। कुछ राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें हाई फर्टिलिटी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन राज्यों की बढ़ रही है, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। डेमोग्राफिक जो डिविडेंट है वो 65% जनसंख्या कार्यशील समूह है, यानी 15 से लेकर 64 वर्ष तक। इसके अलावा 2036 तक 152 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान। 2060 के बाद धीरे धीरे स्थिर या घटती जनसंख्या होगी। इसके बाद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से जो भी पॉइंट आएंगे वो ऐसे महत्वपूर्ण है, आप इसको पढ़ सकते हैं। डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन मॉडल के चरण होते हैं, 1921 के अंदर ग्रेट डिवाइड, 1951 के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिगिंग, रिप्लेसमेंट, फर्टिलिटी 2.1, मेंस और GS 1 और 2 से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आप इसमें ये पॉइंट पढ़ सकते हैं। भारत की जनसंख्या में परिवर्तन और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव, क्षेत्रीय असमानताएं, उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत, जनसंख्या नीति 2000, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाएं। भारत की जनसंख्या ने पिछले 100 वर्षों के बाद चरण पार किए हैं, तो अब इसका आंसर ये दे सकते हैं। इसके अलावा भारत ने 2021 की जनसंख्या का महाव्यंजन क्यों कहा गया? इसका उत्तर है ये पहली बार जनसंख्या घट गई है। इसके बाद भारत की जनसंख्या परिवर्तन को लेकर या आप इसका आंसर दे सकते हैं, यूपीएससी मेंस से रिलेटेड है। 2021 को भारत की जनसंख्या का महाविभाजन और 1951 को जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत कहा जाता है। स्पष्ट कीजिए। भारत की जनसंख्या परिवर्तन को जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के चरणों से जोड़कर समझिए। भारत की जनसंख्या वृद्धि को एक और अवसर है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो दूसरी और चुनौती है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर भी है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए इसका। जनसंख्या संरचना में क्षेत्रीय असमानताएं, उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत, भारत की सामाजिक आर्थिक नीतियों को कैसे प्रभावित करती है, आप इस पर चर्चा कीजिए। भारत में वर्धमान जनसंख्या की बढ़ती संख्या भविष्य में किन चुनौतियों और अवसरों को जन्म देती है, नीति सुझाव सहित लिखिए। इसके अलावा हरियाणा सरकार की एक जो योजना लाडो लक्ष्मी योजना, यह योजना 25 सितंबर 2025 पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लागू की जाएगी। हरियाणा की करोड़ों पात्र महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लक्ष्य समूह है 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को जो राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं लाभार्थी होंगे। पंजीकरण या दस्तावेज लाभ के लिए BPL गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आना अनिवार्य है। BPL कार्ड और परिवार पहचान पत्र आवश्यक दस्तावेज होंगे। पंजीकरण अंत्योदय सरल पोर्टल पर होगा और लाभ राशि सीधे बैंक खाते में DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से की जाएगी।
पुनः पुनः उल्लेख, मुख्यमंत्री ने इस योजना को महिलाओं की आर्थिक सशक्तता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसके साथ एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को जानकारी और सहायता सरलता से मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 से शुरुआत की थी। अगर आप संभवतः लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी चाहते हैं तो वह एक अलग और पुराने जमाने की योजना है, जो अनाथ और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ की शिवराज सिंह चौहान ने सरकार ने शुरुआत की थी। प्रारंभ इसका 1 अप्रैल 2007 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना लॉन्च की। उद्देश्य बालिकाओं पर समाज के दृष्टिकोण को में बदलाव, लिंगानुपात सुधार, बालिका शिक्षा और उसके स्वास्थ्य में सुधार लाना था। इसके जो लाभ हुए वो जन्म के समय के साथ 5 साल तक सालाना 6,000 का NSC खरीद कर जमा किया जाता है। कक्षा 6 से 2,000 रुपये, कक्षा 9 में 4,000 रुपये और कक्षा 11 से लेकर 12वीं तक इसमें 6,000 प्रत्येक भुगतान किया जाता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश पर 25,000 2 बराबर किस्तों में और 21 वर्ष की आयु पर अविवाहित रहने पर एक मुश्त 1 लाख भुगतान। पात्रता जो होगी इसके मध्य प्रदेश स्थायी निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए, आयकर न देने वाले परिवार होना चाहिए, केवल 2 बेटियां लाभार्थी होंगी, लेकिन जुड़वा या गोद ली गई बच्चियों के मामले में तीसरा भी लाभान्वित हो सकता है। बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। आंगनवाड़ी में पंजीकरण अनिवार्य है। इस योजना ने जन्म के समय लिंगानुपात सुधारने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और लाखों बच्चियों को लाभ पहुंचाने में मदद की है। अंत्योदय योजना यूपीएससी की पॉइंट ऑफ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो आने वाले क्वेश्चन है वो इस प्रकार। अंत्योदय योजना प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को केंद्र सरकार की शुरुआत पहले राजस्थान में लागू की गई थी। लक्ष्य है इसका भूखे गरीबों में सबसे गरीब श्रेणी परिवार को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और ये मूलतः खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये आपके प्रीलिम्स पर आधारित प्रश्नों को लेकर मेंस में सिर्फ आर्थिक विश्लेषण तक सभी तरह के सवालों का हिस्सा बन सकता है। तो प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज, चावल और गेहूं अत्यधिक सब्सिडी पर मिलता है। चावल 3 किलोग्राम और गेहूं 2 किलोग्राम दर पर उपलब्ध है। समय समय पर परिवार संख्या में विस्तार, जैसे 2003-2004 में राशन कार्ड पात्र परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड यानी पीला कार्ड प्रदान किया जाता है। पीडीएस के तहत आते हैं। 2024 में अपडेट हुआ। इसके अंदर चीनी पर सब्सिडी योजना को 2026 तक बढ़ाया गया है। लगभग 10.89 करोड़ AAY परिवारों को लाभ मिला है। ये यूपीएससी के रेलिवेंस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएस और खाद्य सुरक्षा के मॉडल में AAY की भूमिका, लोक कल्याण और टारगेट बेनिफिट्स की कार्य कुशलता पर विशेष विश्लेषण। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना यानी DAY संयोजक ये योजना NRLM नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन या NULM नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन का एकीकृत है। लक्ष्य ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आजीविका का सर्जन और स्वरोजगार और विकास को बढ़ाना है, कौशल को बढ़ाना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह है, SHG स्थापना, संस्थागत ऋण और सब्सिडी, शहरी बेघरों के लिए आरक्षण और आवश्यक सुविधाएं। इतिहास। ये योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। यूपीएससी रेलिवेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण शहरी अंतर के संदर्भ में DAY का जो महत्व है, नीति विश्लेषण, आत्मनिर्भर आजीविका बनाम लाभ हस्तांतरण, सिद्ध लाभ हस्तांतरण, त्वरित तुलना, सारांश। योजना का नाम, उद्देश्य और मुख्य लाभ क्या है वो हम जानेंगे। AAY अंत्योदय अन्न योजना भूखे और अत्यंत गरीबों को खाद्य सुरक्षा देना। 2-3 किलोग्राम अनाज, 35 किलोग्राम प्रति माह AAY कार्ड। DAY दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कौशल विकास और आजीविका सर्जन द्वारा गरीबी उन्मूलन, प्रशिक्षण, ऋण सहायता, SHG अनाथ स्वरोजगार अवसर होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में संभावित प्रश्न इसके इस प्रकार हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक परिवार के प्रति माह कितनी मात्रा में अनाज मिलता है? इसका आंसर होगा 35 किलोग्राम। दीनदयाल अंत्योदय योजना कौन सी 2 किस्तों में मिलती है? NRLM और NULM यानी नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन, दोनों को कंबाइंड करके ये एक योजना बनाई गई थी। अंत्योदय राशन कार्ड को
को किस रंग का कार्ड मिला जाता है, यानी कहा जाता है, तो यह पीला कार्ड होता है। यूपीएससी मेंस के अंदर जो संभावित क्वेश्चंस आएंगे वो इस प्रकार है। अंत्योदय अन्न योजना ने खाद्य सुरक्षा में अपनी भूमिका कैसे निभाई, यह योजनाएं कैसे प्रभावी हैं। खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों, लाभ वितरण, लक्षित सामाजिक वर्ग का प्रभाव, सीमाएं, पहुंच, नकली लाभार्थी वितरण नेटवर्क आदि। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना गरीबी दूर करने में आत्मनिर्भर और आजीविका पर आधारित मॉडल का महत्व आप बताइए। वर्तमान स्थिति 2036 में ओलंपिक की जो उम्मीदवारी है वह कहाँ होगी और कैसे क्या किया जाएगा, इन सब के बारे में हम अगला टॉपिक जानेंगे। तो इसमें प्रमुख प्रतिस्पर्धी भारत के अहमदाबाद में होगा। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को लेटर ऑफ इंटरनेट भेजकर औपचारिक रूप से 2036 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की इच्छा जताई। अहमदाबाद को होस्ट शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह बयान वसुधैव कुटुंबकम और भारत की सांस्कृतिक विविधता जैसे संदेशों पर टिका है। भारत मिशन ओलंपिक सेल के माध्यम से पेरिस ओलंपिक में गैर परंपरागत खेल जैसे योग, कबड्डी, खो खो, T20 क्रिकेट आदि को शामिल कराने की रणनीति बना रहा है। पैरालीगल संरचना में सुधार के लिए संसद ने हाल ही में नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पास किए हैं। यह सुधार 2036 की उम्मीदवारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेंट्रल और स्पोर्टिंग एक्सीलेंस की तैयारी भी जारी है। जैसे गुजरात में 1,32,000 क्षमता वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। मिशन ओलंपिक 2036 के रूप में हरियाणा सरकार भी राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र तैयार कर रही है। कतर ने आधिकारिक रूप से 2036 की ओलंपिक की उम्मीदवारी पेश की है और उसने कहा कि 95% आवश्यक खेल संबंधी ढांचे पहले से मौजूद हैं, विशेष रूप से 2022 फीफा विश्व कप की तैयारी के चलते। इसके अलावा हम जानेंगे कि इस्तांबुल जो तुर्की में है लगातार 5वीं बार 2036 के ओलंपिक की मेजबानी में दिलचस्पी दिखा रहा है। उसने यूरोप और एशिया के संगम ऐतिहासिक धरोहर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने पक्ष में रखा है। अन्य देश जैसे इंडोनेशिया, सेंटियागो, चिली, सऊदी अरब, पोलैंड, दक्षिण कोरिया आदि, मिस्र आदि भी संभावित उम्मीदवारी व्यक्त कर चुके हैं। इसके बाद विश्व एथलेटिक्स अध्यक्ष और IOC के सदस्य ने भारत की इस पहल को सराहा, लेकिन चेताया कि ओलंपिक का आयोजन दुनिया की सबसे जटिल परियोजनाओं में से एक है। भारत को स्पष्ट दृष्टिकोण और उत्तरदायित्वपूर्ण योजना बनानी होगी। IOC की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत की उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जा रहा है। होस्ट चुनने का निर्माण IOC चुनाव के बाद संभवतः 2026 और 27 में किया जाएगा। वैश्विक मतदाता और खेल प्राधिकरण वे विकास और नवाचार जैसे स्थानीय खेल शामिल करना विशेष महत्वपूर्ण दे रहा है। सारांश तालिका अब हम पढ़ेंगे। देश, शहर विशेषताएं, फोकस बिंदु जो होंगे भारत के अहमदाबाद में होगा। लेटर ऑफ इंटरनेट, सांस्कृतिक संदेश, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, कानून, कतर मजबूत मौजूदा ढांचा, फीफा 2022 के लाभ, तुर्की इस्तांबुल ऐतिहासिक महत्व, भू राजनीतिक आकर्षण, अनुभव, अन्य जो राष्ट्र हैं जो इंडोनेशिया, चिली, सऊदी अरब और विविधतापूर्ण प्रतिस्पर्धा इन्होंने वहाँ अपने करवाने के लिए भी प्रयास किया है। यूपीएससी के रेलिवेंस से जो क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में इस तरह के मध्य कौन कौन से उद्देश्यहीन शहर है, लेटर ऑफ मैटर की, इंटरनेट की तारीख या विजन, सुधार, कानून आदि पूछे जा सकते हैं। मेंस में भारत की 2036 ओलंपिक उम्मीदवारी पर विस्तृत विश्लेषण जैसे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, नीति निर्माण के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख नई धान किस्में हम जानेंगे कि अभी हाल ही में एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं, काफ़ी अनुसंधान हो रहे हैं भारत के अंदर, और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और उनकी विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए आए दिन कोई ना कोई रिसर्च और पेटेंट भारत में चलते रहते हैं। तो उसी के रिलेटेड एक और धान की किस्म अभी भारत में पेटेंट मिला है या उसके खोज हुई है, तो हम पढ़ेंगे। इसका नाम है स्फोर्थी यानी जिंक समर्दन चावल। विशेषता यह एक जैव उत्तेजित बायोफोर्टिफाइड चावल की किस्म है जिसमें पॉलिश किए गए दानों में लगभग
26 ppm जिंक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो धान की किस्म होती थी उसमें अत्यधिक पानी लगता था, और जानते हैं कि इसमें पश्चिमी यूपी है, पंजाब है, हरियाणा, इनमें धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद इतना काफ़ी मात्रा में पानी लगता है और काफ़ी उर्वरक का यूज किया जाता है, तो जिससे इसका भूजल स्तर भी नीचे बढ़ रहा है, भूमि की उर्वरक शक्ति भी कमज़ोर हो रही है। और इसके अलावा जो उसके बाद उसकी पराली जो होती है उसको जलाया जाता है, उससे जो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने से उसकी उर्वरकता भी खराब होती है, काफ़ी सारे नुकसान भूमि को हो रहे हैं, भूजल स्तर घट रहा है, तो इसके रेलिवेंट और प्रदूषण भी हो रहा है। आए दिन सर्दियों में दिल्ली की जो दमघोटू हवा होती है उसका एक मुख्य कारण पराली भी होता है, तो इससे इन सब चीज़ों से काफ़ी छुटकारा मिल सकता है किसानों को, अगर इस क्षेत्र में काफ़ी सारे अनुसंधान होते हैं, पेटेंट मिलते हैं, और किसानों को ये चीज़ें सस्ते मूल्य पर अवेलेबल करवाई जा सकती हैं। तो सामान्य किस्तों के अंदर सामान्य किस्मों में 12 से 16 ppm की तुलना में काफ़ी अधिक है। उद्देश्य इसका जो है भारत में जिंक की कमी को पूरा करने और पोषण सुधारने हेतु है, यानी उत्पादकता बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाना भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। इसकी जो उपज है वो IR64 और MTU 1010 जैसी लोकप्रिय किस्मों के समान उत्पादन क्षमता इसकी 4.5 या फिर 6.5 टन प्रति हेक्टेयर है। तो उत्पादन क्षमता बढ़ाना, जिसमें भारत में खाद्यान्न की कमी भी दूर होगी और हम निर्यात को भी बढ़ावा दे सकते हैं। उत्पादन और विस्तार है वो तेलंगाना और रायचूर में किसानों को बीज देना होता है, यानी तेलंगाना और रायचूर के जो क्षेत्र हैं उनमें धान की जो वैरायटी है, अच्छे वैरायटी के जो बीज हैं वो किसानों को वितरित करना और वहाँ की उत्पादनता बढ़ाना और किसानों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और उनकी जो इनकम है उसमें ग्रो करना है और उसके निर्यात को भी बढ़ाना है। तो पूरे वर्ल्ड में आज भारत के जो एग्रीकल्चर या जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ के प्रसंस्करण उत्पादन है उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो हमें इस क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कदम काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास और अनुसंधान करने होंगे, प्रशिक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना है। इसके अलावा DRR धान 100 और पुसा DST राइस 1 ये भी एक धान की किस्म है। तकनीकी है इसकी जो CRISPR कास आधारित जीनोम एडिटिंग SDN1 बिना किसी विदेशी DNA के, इसलिए GMO नहीं मानी जाती है। DRR धान 100 सांबा मसूरी आधारभूत किस्म में सुधार, जल्दी पकने वाली है, जल्दी पक जाती है, यानी टाइमिंग इसका आज काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से अगर फसल लंबे टाइम लेती है तो मौसम चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है फसलों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम उसी का टाइम कम कर देते हैं तो उस टाइम फसल जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इतना जल्दी नहीं होता, जिसकी वजह से फसल पककर भी तैयार हो जाती है और फसल जो किसानों को होने वाला जो नुकसान होता है उससे भी छुटकारा मिल सकता है और किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है। उच्च उपज दर देने वाली है, ये खाद्यान्न उत्पादन को और निर्यात को बढ़ावा देगी, जल की बचत करने वाली होती है, मीथेन उत्सर्जन को कम करने वाली होता है। पुसा DST राइस 1 होता है, इसमें 1010 आधारित लवणता, क्षारीयता, सहिष्णुता और मुश्किल परिस्थितियों में 30% तक अधिक उपज होती है। उपयोग अनुमानित 5 मिलियन हेक्टेयर में खेती से 4.5 मिलियन टन अतिरिक्त चावल का उत्पादन संभव है, यानी इससे हम ज़्यादा चावल का उत्पादन कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में हम निर्यात कर सकते हैं। संभोर जो श्रृंखला होती है BAU, ये बिहार के अंदर बनती है और 4 नई जलवायु रोधी किस्में होती हैं, यानी आज ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान करके और नई नई किस्मों का पेटेंट लेकर भारत इस समस्या से छुटकारा पा सकता है। ये बाढ़ रोधी, सूखा रोधी जैसी किस्में होती हैं। साभर कटरानी धान 1 है, ये जल्दी पकने वाली होती है। अस्मित 1.5 गुना उपज बढ़ोतरी होती है इसमें साभर संभा धान
मध्य लंबे दाने होते हैं, इसके उच्च उत्पादन होता है। साबर सारी साबू वन 14 दिनों तक जल भराव सहन कर सकने वाली होती है। 30 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। साबर विभूति धान, यानी ये इसकी वैरायटी है, ये नई नई वैरायटी आई हैं जिन पैरामीडिंग द्वारा बीमारियों बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति प्रतिरोधी होती है। इसके अलावा आता है लबियाना, पर्पल सुपरफूड चावल होता है। विशेषता इनकी जो है, भारत की पहली पूरी तरह पर्पल और उच्च उपज वाली चावल की किस्म है। ये एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड और फेनोलिक कंपाउंड और खनिजों में समृद्ध होती है। उपज लगभग 5 टन हेक्टेयर। पारंपरिक ब्लैक राइस से दोगुनी हेड राइस कवरी, 60% ब्लैक राइस। और पंजीकरण जो इसका होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। प्रसार इसका 18 राज्यों ने ये अपनाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की जो नई किस्में हैं उसने भी इस क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है। ये इसकी जो वैरायटी है ये मालविया मनीला संचित धान वन, यानी IRRI के साथ विकास, जल्दी पकने, कम पानी की आवश्यक, धीरग व मधुर दाना, उपज 55 से लेकर 60 क्विंटल हेक्टेयर है। इसके अलावा दूसरी है ये मालविया धान 105 सब वन जीन द्वारा बाढ़ प्रतिरोधी, उपज 42 से लेकर 46 क्विंटल हेक्टेयर है। जो सारांश तालिका किस्म विशेषता प्रमुख लाभ है, इसके तहत स्फूर्ति जिंक समृद्ध पोषण सुधार, DRR धान 100 है, पुस्सा DST राइस, वन जीनोमिक एडिटिंग, जल जमेदार सहिष्णु, उच्च उत्पादन, पर्यावरण लाभ, सांबर श्रृंखला, जलवायु रोधी, अस्मित, रोग प्रतिरोधी, विविध परिस्थितियों में बेहतर उपज। लाबियाना है जो पर्पल सुपरफूड, पोषण, उच्च उपज, व्यावसायिक क्षमता। मालविया किस्में जल्दी पकने, पानी बचत, बाढ़ प्रतिरोध, किसानों के लिए फलदायक होते हैं। UPSC के लिए इसमें ये क्वेश्चन आते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और इनका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जी जलवायु खेती लेखा परीक्षण के लिए केंद्र राज्य सरकारों के सभी वे ऑडिट होती हैं। यानी अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है लेखा परीक्षण की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 भारतीय संविधान के अंदर है। आर्टिकल 148 कहता है कि कैग की नियुक्ति पद की शर्त, यानी कैग के बारे में हम ही पढ़ रहे हैं। 8 जो है 149 कहते हैं वो शक्ति और कृत्यों के बारे में बताता है। आर्टिकल 150 है वो भारत की संचित निधि और अन्य खातों का प्रारूप के बारे में बताता है। आर्टिकल 151 है वो संसद राज्य विधानसभा की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसकी नियुक्ति और कार्यकाल होगा वो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उस तब तक होगा। हटाया जाना केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तहत संसद के विशेष बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। मुख्य जो कार्य होते फंक्शन ऑफ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, राजस्व व व्यय का लेखा परीक्षण, सार्वजनिक उपक्रमों PSU के खातों की जांच, सेना व रक्षा सेवाओं का ऑडिट, सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखा की समीक्षा, राष्ट्रपति राज्यपाल के खातों से संबंधित सलाह देना, संविधान के तहत निधियों, संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाता की निगरानी करना, संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करना और सरकार जनता के पैसों का सही उपयोग करे। इसे अक्सर संविधान का संरक्षण और जनता के धन का संरक्षण कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग COPU द्वारा जांच की जाती है। UPSC के रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। यानी मेंस और प्री से रिलेटेड मेक इन इंडिया चिप, यानी भारत ने अभी भारत की जो फर्स्ट मेक इन इंडिया चिप है वो बनकर तैयार हो गई है। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। यानी भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप और इसके इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। तो भारत में जैसे कि जानते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फ़ोन या अन्य चीज़ों के लिए जो हम चिप के ऊपर थी, ये सेमीकंडक्टर चिप थी, ये चीन या फिर ताइवान, इनके उन देशों के ऊपर डिपेंड थे, वहाँ से हम इनका आयात करते थे। लेकिन वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए व्यापार अनिश्चित है और किसी भी साइड हमारा व्यापार डाइवर्ट हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में किसी देश के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज टैरिफ वार का युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी काफ़ी टैरिफ लगा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। अब हम वास्तविक बनकर उभर रहा है। नीचे इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियां और UPSC के लिए प्रासंगिक विश्लेषण प्रस्तुत है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहला मेड इन इंडिया चिप है, ये अभी बाजार में आ जाएगा। यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने जो हमारे ने घोषणा की है कि CG सेमी की पायलट फैसिलिटी
G1 से जल्द पहला मेड इन इंडिया चिप लॉन्च होगा। यह गुजरात के साणंद में स्थापित होगा। पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बताया कि यह चिप 2025 के अंत तक बाजार में आएगी। मीओस जितिन प्रसाद ने भी पुष्टि की कि पहला पैक चिप दिसंबर 2025 में तैयार हो सकता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गतिविधियां, जो इस मिशन को 76,000 करोड़ की वित्तीय सहायता मिली हुई है और ये सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण को बढ़ावा देने हेतु काम कर रहा है। अब तक 6 संगठन हैं, जिसमें एक फैब और 5 ATMP असेंबली, टेस्टिंग, मेकिंग, पैकेजिंग यूनिट शामिल है। अनुमोदित हो चुके हैं। 4 अन्य परियोजनाएं हाल ही में मंजूर हुई हैं। कुल 10 निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। कुल निवेश इसमें 1.6 लाख करोड़ से अधिक है। मुख्य साझेदारी और एकीकृत विकास इससे संभव। टोटल इलेक्ट्रॉनिक असम में अपनी ATMP फैक्ट्री के साथ प्रतिदिन 4.8 करोड़ चिप्स उत्पादन की क्षमता के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी है। अन्य प्रमुख जो परियोजनाएं वो इस प्रकार है। माइक्रो टेक्नोलॉजी OSAT, गुजरात में $2.75 अरब का निवेश किया गया है। इसमें CG पावर ATMP साणंद के अंदर 7,600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कैनस सेमिकॉन OSAT साणंद में 3,307 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। HCL और फोकसकॉन की JV यूनिट उत्तर प्रदेश जेवर में स्थापित होगी, जिसमें 20,000 का वाफर प्रतिमाह है और 36 मिलियन चिप्स वार्षिक उत्पादन की क्षमता होगी। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का वित्तीय बजट कितना है, यानी और इसका भारतीय पायलट लाइन किस कंपनी द्वारा शुरू हुई थी, किस राज्य में HCL फैक्सकॉन की यूनिट स्थापित हो रही है। मेंस के लिए संभावित भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, मेड इन इंडिया चिप का महत्व और चुनौतियां, भारतीय तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका पर विश्लेषण कीजिए। ISM के तहत नीति निर्माण, निवेश, कौशल विकास का मूल्यांकन, सारांश तालिका। मेक इन इंडिया चिप CG सेमी की पायलट यूनिट से 2025 के अंत तक बाजार में आ जाएंगी। ISM कार्यक्रम 76,000 करोड़ का बजट, 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्वीकृत। मुख्य साझेदार टाटा, माइक्रोन, CG पावर, कैनेस, HCL फैक्सकॉन। उपयोगी अध्ययन क्षेत्र, स्वदेशी उत्पादन, नीति प्रभाव, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, रोजगार निर्माण। राष्ट्रीय जनसांख्यिकी कार्यालय NSO की ताज़ा रिपोर्ट और सर्वेक्षणों की प्रमुख मुख्य बातें प्रस्तुत हैं, जो UPSC के रेलिवेंस से काफ़ी महत्वपूर्ण है। NSO की जो हालिया रिपोर्ट आई है वो एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के ऊपर आई है। बेरोजगारी और श्रम बाजार, लेबर मार्केट। अप्रैल 2025 में मुहिम पहला मासिक रोजगार सर्वेक्षण जारी हुआ, जिसमें बेरोजगारी दर 5.1 दर्ज हुई थी। यूथ बेरोजगारी अधिक, लगभग 13.8% है। मई 2025 में बेरोजगारी बढ़कर 5.6 हो गई है। गिरते कृषि रोजगार का परिणाम है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी में गिरावट भी दर्ज हुई है। जून 2025 तक स्थिति ज्यों की त्यों रही। बेरोजगारी 5.6 पर स्थित रही, लेकिन युवा और शहरी क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक है। 2023 का वार्षिक ब्यौरा बताता है कि बेरोजगारी दर घटकर 3.1% होगी, ग्रामीण में 2.4 और शहरी में 5.2। LFPR श्रम भागीदारी दर भी बढ़ी है। राष्ट्र वित्तीय रूप से 59.8, ग्रामीण 30.64 और शहरों में 51.4%। PLF में तिमाही डेटा अक्टूबर दिसंबर के अनुसार शहर में बेरोजगारी 6.4% एक न्यूनतम स्तर पर गिर गई, जबकि LFPR और WPR में मामूली सुधार देखा गया। त्रैमासिक जो सर्वेक्षण 2024 में बताया गया है कि ग्रामीण बेरोजगारी हल्की गिरावट के साथ 4.2% पर बनी है, जबकि शहरी पुरुष बेरोजगारी में थोड़ी बढ़त और शहरी महिलाओं में गिरावट देखने को मिली है। विशेषज्ञों में डेटा की विश्वसनीयता को लेकर आशंकाएं भी हैं। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि असली बेरोजगारी दर आधिकारिक आंकड़ों से लगभग 2 गुनी हो सकती है। मुद्रास्फीति, मई 2025 में खुदरा महंगाई दर CPI इन्फ्लेशन ठहरकर 2.82% पर आ गई है, जो फरवरी 2019 के बाद सबसे कम है। खाद्य कीमतों में व्यापक गिरावट ने इसका मार्ग प्रशस्त किया है। प्रमुख जो बिंदु हैं आप ये पढ़ सकते हैं, जो भी हमने पढ़े। उसके बाद प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक हमारा होगा वो है जी
दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस, शायद भारत में दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंस व्यवस्था से जुड़ा था। भारत में दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस, भारत में टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं देने के लिए दूरसंचार विभाग लाइसेंस जारी करता है। प्रमुख लाइसेंस प्रकार जो इस प्रकार है, यूनिफाइड लाइसेंस यूएल 2013 से लागू किया है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं जैसे मोबाइल सेवा, इंटरनेट, डीटीएच, वीएसएटी आदि एक ही लाइसेंस से दी जाती हैं। यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेंस यूएएसएल, पहले यह लाइसेंस अलग अलग सेवाओं के लिए दिया जाता था जैसे जीएसएम या सीडीएमए। अब इसे नई कंपनियों को नहीं दिया जाता, केवल पुरानी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। नंबर 3 है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी लाइसेंस होता है। केवल इंटरनेट सेवाएं देने के लिए ये 3 श्रेणियों में होता है। कैटेगरी ए पूरे भारत के लिए, कैटेगरी बी किसी एक टेलीकॉम सर्किल स्टेट के लिए, कैटेगरी सी किसी जिले या छोटे क्षेत्र के लिए। वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर वीएनओ लाइसेंस, खुद का नेटवर्क न लगाकर किसी बड़े टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क को किराए पर लेकर सेवाएं देने के लिए। दूसरा लाइसेंस संदर्भ है जो आपका, अगर आप दूसरा संचार लाइसेंस पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि एक कंपनी ने पहले से एक लाइसेंस ले रखा है और अब वह दूसरी सेवा में जैसे कि मोबाइल सेवा या वीएनओ देने के लिए दूसरा लाइसेंस प्राप्त करना चाहती हैं। यूनिफाइड लाइसेंस प्रणाली में कंपनियां कई सेवाओं के लिए एक ही छतरी के नीचे अलग अलग सर्विस ऑथराइजेशन ले सकती हैं। भारत में दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस के लिए कौन से नियम आए हैं, तो इसके लिए नियम और सुधार हैं वो आपको अभी मैं डिस्कशन करूंगी। सर्विस और ऑथराइजेशन मॉडल की शुरुआत, जो पुराने कॉन्ट्रेक्चुअल लाइसेंस मॉडल को मंत्रालय ने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के तहत एक सांगठनिक सर्विस ऑथराइजेशन मॉडल लागू किया गया है। TRI टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन ऑथराइजेशन मॉडल की सिफारिश की है, जिसे एक ही ऑथराइजेशन से मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी सभी सेवाएं चल सकेंगी। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम लाइसेंस नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। TRAI ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए आधारित आवंटक एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का सुझाव दिया है। साल के लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस पुनः 2 साल बढ़ाया जा सकता है। शुल्क मोबाइल सैटेलाइट सर्विस के लिए AGR का 14% या न्यूनतम 3500 प्रति मेगाहर्ट्ज होता है। नॉन जियोस्टेशनरी सेवाओं पर शहरी उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त 500 रुपये प्रति वर्ष, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में छूट होगी। स्टार लिंक को इसी पृष्ठभूमि में यूनिफाइड लाइसेंस मिला, साथ ही स्पेक्ट्रम एलोकेशन और गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा तैयार हो गया है। साइबर सुरक्षा उपकरण और मानकीकरण नियम जो इसके वो हैं, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2025, DOT ने इन्हें जून 2025 में जारी किया है। मोबाइल नंबर वैलिडेशन MNV प्लेटफॉर्म की स्थापना, ताकि मोबाइल नंबरों की वैधता स्थापित की जा सके। टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफाई यूजर एंटिटी TIUE के नए नियमों को शामिल किया गया है। IMEI प्रबंधन में सुधार, डिवाइस बेचने खरीदने से पहले IMEI की जांच अनिवार्य होगी और IMEI डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस उपकरणों का प्रमाण, सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स और कंफॉर्मिटी असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन रूल 2025 लागू हो गए। 16 अप्रैल 2025 से लागू हुए हैं। जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर और NSSC नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज बनाया गया है। अब सभी टेलीकॉम उपकरणों को प्रमाणन आवश्यक है। प्रमाण पत्र की नियमित समीक्षा डिजिटल पोर्टल पर मानक प्रकाशित भारत में होना अनिवार्य है। KYC यानी नॉन यू कस्टमर्स पर शक्ति, इंटरनेट टेलीफोन के लिए KYC अनिवार्य है। DOT ने 16 जून 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया कि यूनिफाइड लाइसेंस या VNO यूनिफाइड लाइसेंस इंटरनेट टेलीफोन पर KYC लागू ना होगा, गैर पालन पर लाइसेंस उल्लंघन माना जाएगा। यानी अंतिम तारीख 14 सितंबर 2025 को है। बुल्क बिजनेस मोबाइल नंबरों पर अब KYC अनिवार्य है। पहले जो लचीलापन था वह अब हट चुका है।
हवाई पट्टियों के आसपास सी बैंड 5G एंटीना के लिए एक्सक्लूशन जोन स्थापित करने के निर्देश जारी, कि केवल लो पावर 5G एंटीना ही रनवे के पास लगाए जाएं, ताकि एयरक्राफ्ट सिस्टम रेडियो अल्टीमेटर्स पर हस्तक्षेप न हो। इसके अलावा सर्विस ऑथराइजेशन मॉडल वन नेशन वन लाइसेंस कॉन्ट्रेक्चुअल से बदलाव, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम फ्रेमवर्क 5 साल का लाइसेंस, AGR आधारित शुल्क, स्टरलाइन को यूनिफाइड लाइसेंस, साइबर सुरक्षा नियम, MNV प्लेटफॉर्म, TIUE IMEI नियंत्रण उपकरण प्रमाणन नियम, TEC NCCS द्वारा COC अनिवार्यता, डिजिटल पोर्टल, KYC कड़े नियम, इंटरनेट टेलीफोन व बुल्क बिजनेस नंबरों पर KYC अनिवार्य, 5G सेफ्टी नियम, एयरपोर्ट के पास लो पावर 5G एंटीना अनिवार्य किया गया है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो आप इनके आंसर दे सकते हैं। डिजिटल एक क्वेश्चन है, इनका कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। ये मैन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हम और जानेंगे, जो अगला टॉपिक है वो हमारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से रिलेटेड है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई चली हुई है, तो इसका जो क्या परिदृश्य है वो हम सब इसमें जानेंगे। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति की सलाह पर संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा न्यायिक परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है। इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट से यह पूछा कि क्या राज्यपाल आर्टिकल 200, राष्ट्रपति आर्टिकल 201 को विधेयकों पर सहमति देने के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की जा सकती है, और क्या न्यायालय इस पर हस्तक्षेप कर सकता है। यह रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु गवर्नर मामले 8 अप्रैल 2025 को न्यायाधीश की पीठ द्वारा सुनवाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट ने टाइमलाइन तय की थी कि यदि कोई बिल लंबित रहता है तो उसमें डीम्ड असेंट मिल जाएगा। वर्तमान स्थिति और हालिया जो सुनवाई चल रही है उसके रेलिवेंस में जो पॉइंट निकल के आए वो इस प्रकार है। संविधान पीठ CJI BR गवई की अध्यक्षता में, साथ ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत और विक्रमनाथ और PS नरसिम्हा और AS चंदूरकर, ये संविधान पीठ यानी इस जो संविधान पीठ के जो सदस्य थे, इन्होंने जो अपना फैसला सुनाया है वो इसमें सुनवाई कर रही है। तो इसके जो टॉपिक निकल के आए वो ये है। सुनवाई प्रारंभिक आपत्तियों के साथ 19 अगस्त 2025 को शुरू हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार और अन्य राज्यों ने क्रमशः 20, 21, 26 अगस्त को अपनी दलीलें पेश की। फिर इसके बाद विपक्षी राज्यों की दलीलों की सुनवाई 28 अगस्त, 2, 3 और 9 सितंबर को होनी है। सुनवाई की जो प्रमुख बातें वो इस प्रकार है। कोर्ट ने जस्टिशियल टाइमलाइन निर्धारित करने की अपनी अवधारणाओं की वैधता पर सवाल उठाया कि राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति पर समय सीमा लगाना संविधान के विरुद्ध है या उसके पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला न्यायिक अपील नहीं बल्कि यह एक सलाह है, मूलक प्रक्रिया है। वे पिछले निर्णय तमिलनाडु गवर्नर का जो मामला हुआ था उससे रिलेटेड जो मुद्दा सुना था कि अपील करने की स्थिति में नहीं है बल्कि संवैधानिक व्याख्या दे रही हैं। कोर्ट ने यह भी प्रश्न उठाया कि यदि राज्यपाल को असीमित विचलन की शक्ति दे दी जाए तो क्या निर्वाचन सरकार की ताकत सीमित नहीं हो जाएगी। निर्वाचित सरकार की 5 राज्यों में केरल, तमिलनाडु ने मौजूदा संदर्भ को कायम रखने की चुनौती दी है। केंद्र ने पंजाब सरकार के उन बिलों को उसी संविधान पीठ के पास भेजने के सुझाव दिया है जो कि गुरुद्वारा प्रशासन और GDP चयन पर आधारित होती हैं। और इसके अलावा संविधान पीठ CJI गवई सहित 5 न्यायाधीश थे। इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हैं आर्टिकल इसका। इसके अलावा क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका आंसर नीचे दे सकते हैं। इसके अलावा 5 काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दिए, तो रक्षा सुरक्षा से होगी। अब हम पढ़ेंगे भारत जापान का 15वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है जो टोक्यो के अंदर हुआ है 28-29 अगस्त 2025 को हुआ। भारत और अभी हाल ही में देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ जो 50% भारत पे लगाया है, उसके बाद भारत है अपने जो व्यापार को डाइवर्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑप्शन ढूंढने के लिए, व्यापार करने के लिए काफ़ी सारे देशों के साथ कूटनीतिक समझौते कर रहा है और उनके साथ अपने संबंध भी सुधार रहा है और अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी जापान और चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अभी 28-29 अगस्त को वो जापान के टोक्यो पर वहाँ के प्रधानमंत्री से भी मिले हैं और काफ़ी सारे MOU पर वहाँ पे सिग्नेचर्स हुए हैं। भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी जो प्रधानमंत्री हैं शिंगेरू इशिबा की उपस्थिति में आयोजित हुआ है। यह सम्मेलन स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को और गहरा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इसके जो परिणाम होंगे वो होंगे रिकॉर्ड निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा,
जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में 10 युआन ट्रिलियन यानी 68 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता भारत में जताई है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और भारत में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जैसे सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जापान भारत में निवेश करेगा। तो सेमीकंडक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी सुधार होगा, साइबर क्राइम को भी रोक मिलेगी, ग्रीन एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग मिलेगा और डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी, जो अभी हाल ही में जो मुद्दे चल रहे हैं जिनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन क्षेत्रों में जापान भारत के अंदर निवेश करेगा और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल या फिर फाइनेंशियल भारत की सपोर्ट करेगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत है, स्पेशली चेयर रिजिलियंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की साझेदारी होगा। मानव संसाधनों का आदान प्रदान होगा। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान का लक्ष्य किया है, ताकि लोगों का जो कौशल होता है, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, उनका आदान प्रदान होगा और एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यताओं का भी आदान प्रदान होगा। लोग वहाँ के सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर कौशल रूप से एक दूसरे के आसपास जाएंगे और विचारों को जानेंगे। स्टैंडर्ड रिसर्चर्स, स्किल्स प्रोफेशनल्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडो पैसिफिक विजन को मजबूत करने में सहमति बनेगी। जैसे कि जानते हैं कि चीन उसके ऊपर हिंद प्रशांत या दक्षिण चीन सागर के ऊपर अपना दावा ठोकता है, तो वहाँ पे इसके प्रभाव को कम किया जा सकेगा और एक मुक्त क्षेत्र और मुक्त शांत क्षेत्र का निर्माण संभव हो सकेगा। चीन को भी वहाँ पे क्या चैलेंज दिया जा सकता है और अपना प्रभाव भारत वहाँ पे बढ़ा सकता है। तो आप जानते हैं कि जापान और चीन की एक दूसरे के साथ इतनी नहीं बनती है, तो भारत ने वहाँ पर यात्रा करके अपने दोनों देशों के साथ अपने विचारों और अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता या फॉरेन नीति की स्वतंत्रता को अभिव्यक्त किया और अपनी संप्रभुता का परिचय दिया है। रक्षा उपकरण और संयुक्त अभ्यास से और तकनीकी सहयोग पर भी वार्ता हुई है। क्वाड व अन्य बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय बढ़ाने का वादा किया है दोनों देशों ने। वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व इनका क्या, अमेरिका चीन तनाव, इंडो पैसिफिक सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की पृष्ठभूमि में साझेदारी को और रणनीतिक बनाया है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार और मुक्त और खुले समावेशी इंडो पैसिफिक पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए, भारत को वहाँ पे स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, बल्कि मुक्त व खुले समावेशी जो हिंद प्रशांत महासागर उसको क्रिएट करना चाहिए। 5 प्राथमिक क्षेत्र जो MEA के अनुसार हो, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर भारत और जापान की साझेदारी होगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे ट्रैक या मेट्रो या फिर बुलेट मेट्रो भी भारत वहाँ से लेके आएगा टेक्नोलॉजी, और भारत के अंदर भी बुलेट ट्रेन जल्दी ही चलने वाली है। और सबसे पहले जो जापान के अंदर पूरे वर्ल्ड में बुलेट ट्रेन चली थी, उसके बाद यहाँ पे भी अभी आने वाली है टेक्नोलॉजी, हम वहाँ से जापान से लेंगे। हरित ऊर्जा के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी के ऊपर भी काफ़ी सहयोग होगा और एक दूसरे देश में निवेश करेंगे। मानव संसाधन विकास, आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन रिजिलियंस के ऊपर। इसके अलावा UPSC से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप इनको पढ़ सकते हैं और इनका आंसर आप दे सकते हैं। इनमें किस वर्ष भारत जापान संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की श्रेणी में बढ़ाया गया था? इसका आंसर 2014। भारत जापान वार्षिक सम्मेलन का सबसे पुराना वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीय तंत्र है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 में। 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में जापान ने भारत में आने वाले दशक की कितनी निवेश की राशि की प्रतिज्ञा ली है? 10 युआन ट्रिलियन यानी 68 बिलियन डॉलर। 2025 के सम्मेलन में दोनों देशों द्वारा मानव संसाधन आदान प्रदान के तहत अगले 5 वर्षों में कितने व्यक्तियों का विनिमय का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने लगभग 5 लाख व्यक्तियों का। इनमें से कौन सी पहल सम्मेलन के दौरान आरंभ की गई थी और आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को तो बढ़ावा देता है? तो इसके लिए है हरित भारत मिशन। इसके अलावा ये मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इस कथन की व्याख्या 2025 के सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया, आप ये पढ़ सकते हैं। टाइम की कमी को देखते हुए मैं जल्दी अगला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। स्नैपबैक तंत्र, ये ईरान और P51 देशों, जैसे P51 देश हैं वो अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी है, के बीच जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन
JCPOA वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। इसका जो उद्देश्य वो ईरान की परमाणु गतिविधियों पर सीमाएं लगाना है। आपको पता है कि हाल ही में अभी जो ईरान की सरकार वो परमाणु के ऊपर रिसर्च करती है और यूरेनियम का भंडार भी कर रखा है काफ़ी मात्रा में। तो ईरान कहता है कि भाई मैं ये इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ये यानी ईंधन के परिदृश्य से इसका भंडारण कर रहा हूँ, जबकि पूरे वर्ल्ड का मानना है कि ये यहाँ पे परमाणु हथियार बना रहे हैं। जबकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चीन जैसे ताकतवर देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन ये कमज़ोर देशों को नहीं बनाने देते। तो ईरान भी चाहता है कि इन्हीं देशों की कैटेगरी में आया जाए और अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए, अपनी संप्रभुता एकता और अखंडता के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है और इसलिए वो हर हाल में परमाणु परीक्षण करना चाहता है। इसके बदले उस पर लगी संयुक्त राष्ट्र व अमेरिका और यूरोप के आर्थिक प्रतिबंध हटाना है। स्नैपबैक तंत्र क्या है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2231 2015 के तहत यदि ईरान समझौते का उल्लंघन करता पाया जाता है तो कोई भी हस्ताक्षरकर्ता देश शिकायत दर्ज कर सकता है। इस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्नैपबैक प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। इसका अर्थ है कि सभी पूर्ववर्ती यूएन प्रतिबंध अपने आप फिर से लागू हो जाएंगे। इसके लिए नया मतदान आवश्यक नहीं है, बल्कि यदि यूएनएससी में 30 दिनों में नए प्रतिबंध हटाने का निर्णय न लिया तो स्वतः पुराने प्रतिबंध वापस आ जाती हैं। 2018 में अमेरिका ने JCPOA से खुद को अलग कर लिया, लेकिन 2020 में ट्रंप प्रशासन ने फिर भी यूएनएससी से स्नैपबैक की मांग की थी। अधिकांश देश चीन, रूस, यूरोप ने कहा कि चूंकि अमेरिका समझौते का हिस्सा नहीं, इसलिए उसे स्नैपबैक का अधिकार नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय समझौतों पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। हालिया जो संदर्भ चल रहा है 2024-25 में ईरान ने फिर से संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए स्नैपबैक मैकेनिज्म का सहारा ले सकते हैं, लेकिन रूस और चीन इसके विरोध में खड़े हैं। यूपीएससी के लिए जो रेलेवेंट से IRO सिक्योरिटी GS13 के लिए परमाणु अप्रसार NTP नॉन यूएनएससी सुधार और बहुपक्षीय संधियां ऐसे इंटरव्यू, तो ये इनके JCPOA समझौता किन देशों और ईरान के बीच हुआ था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 2231 किससे संबंधित है? स्नैपबैक मैकेनिज्म का तात्पर्य क्या है? स्नैपबैक मैकेनिज्म JCPOA की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आप इस पर समझिए। अब अगला अगला जो टॉपिक होगा वो है लैंड पोर्ट से रिलेटेड। यानी अभी आप जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। भारत बांग्लादेश है, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी या इकोनॉमी था, जो व्यापार का जो रेशियो था वो भारत से भी बड़ा था, लेकिन अभी वो भारत से काफ़ी नीचे जा चुका है और वहाँ का व्यापार है जो भारत के रास्ते से होता था वो डाइवर्ट हो चुका, काफ़ी सारे पोर्ट बंद हो चुके हैं। तो उस टॉपिक के ऊपर हम अब डिस्कशन करेंगे। भारत में लैंड पोर्ट्स यानी स्थलीय सीमा चेक पोस्ट ICPS इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऐसे स्थान है जहां से सड़क और रेल मार्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लोगों का आवागमन होता है। इसका प्रबंधन लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI करता है। स्थापना इसकी 2012 में हुई थी। उदाहरण के लिए अटारी बॉर्डर भारत और पाकिस्तान की सीमा है। पेट्रापोल भारत और बांग्लादेश की सीमा पे है। रक्सोल जो है वो भारत और नेपाल आदि की सीमा पर है। लैंड पोर्ट बंद का क्या मतलब होता है? जब किसी सीमा सुरक्षा, राजनीतिक तनाव, महामारी या प्रशासनिक कारण से मेन चेक पोस्ट से आने जाने पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है तो व्यापार इससे बाधित होता है, ट्रक और माल फंस जाते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है, दो देशों के संबंध पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो हालिया उदाहरण चल रहा है 2025 के संदर्भ में, भारत बांग्लादेश कभी कभी त्योहारों या सुरक्षा कारणों से कुछ दिनों के लिए बेनापोल लैंड पोर्ट बंद कर दिया जाता है। भारत नेपाल राजनीतिक तनाव के दौरान रक्सोल जैसे बॉर्डर पोर्ट से मालवाहक रोका गया था। भारत पाकिस्तान अटारी वाघा लैंड पोर्ट से 2019 में पाकिस्तान के साथ व्यापार निलंबित होने के बाद से लगभग बंद है। इसके अलावा जो यूपीएससी के से रिलेटेड क्वेश्चन है आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा जो हम जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ लैंड पोर्ट कनेक्टिविटी क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है, किंतु इसकी चुनौतियां भी कम नहीं हुई हैं। आप इस पर चर्चा कीजिए। हिली लैंड पोर्ट भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्थित एक प्रमुख स्थल होता है। ड्राई पोर्ट है जो दिंजापुर जिले में हाकिमपुर और उपाजिला बांग्लादेश रूस के भारतीय पड़ोसी दक्षिण दिनशापुर वेस्ट बंगाल से जुड़ा है। यह 1972 में स्थापित हुआ था और 1996 में पूर्ण रूप से कस्टम स्टेशन घोषित किया गया था। 2007 से इसे पानामा हिली
पोर्क लिंक लिमिटेड द्वारा निजी क्षेत्र के में 25 वर्ष के लिए लीज पर संचालित किया जाता है। यह हरे मिर्च, प्याज, दाल, मसालों जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु विशेष महत्व रखता है। कच्चे खाद्य तेल और गन्ने के मदिरा जैसे माल भारत में आयातित होते हैं। व्यापार परिदृश्य: अवकाशों के दौरान बंदी संचालन: हिली लैंड पोर्ट पर आमतौर पर व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गतिविधियां समय समय पर राष्ट्रीय और धार्मिक अवकाशों के दौरान निलंबित की जाती है, लेकिन प्रवासी आगमन का नियमित रूप से जारी रहता है। अवसर अवकाश व्यापार स्थिति में प्रवास होता है। होली 15 मार्च को सभी व्यापार बंद था, अगले दिन पुनः प्रारंभ हुआ नियंत्रण संचालन। फिर ईद उल फितर के ऊपर यह बंद हुआ था। 29 मार्च से 5 अप्रैल तक व्यापार बंद, फिर 6 अप्रैल से पुनः प्रारंभ हुआ। सब ए बारात यानी फरवरी 2025 में एक दिन के लिए व्यापार बंद हुआ। फिर ईद उल अजहा के ऊपर बंद हुआ, पूरी दीपावली के ऊपर। तो इन अवसरों पर व्यापारिक गतिविधियां अवकाश के कारण रोक दी जाती हैं, जबकि इमिग्रेशन यानी मान्य पासपोर्टधारियों का आवागमन प्रभावित नहीं होता है। इसका यूपीएससी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप इनका डिस्कशन। भारत बांग्लादेश सीमा पर हिली लैंड पोर्ट का महत्व और इसके संचालन में सांस्कृतिक अवसरों पर क्या प्रभाव पर व्याख्या करें। GS2 और GS3 इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो लैंड पोर्ट्स का क्षेत्र व्यापार और कनेक्टिविटी में योगदान, अवकाशों के दौरान व्यापार बंद होने की चुनौतियाँ। इसके अलावा हाल ही में आयोजित सम्मेलन की जानकारी मैं आपको दूंगी। 85वां अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन हुआ, ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC। यह सम्मेलन हाल ही में 20-21 जनवरी 2025 को पटना बिहार में आयोजित हुआ। इसका विषय 75वीं संविधान वर्षगांठ, संसद और राज्य विधायकों का संवैधानिक मूल्यों का, यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरा चल रहा है, प्रेसिडेंशियल जो बैठक हुई थी, या आप इसका पढ़ सकते हैं, आंसर पढ़ सकते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण। अब हम पढ़ेंगे भारत और श्रीलंका का जो रणनीतिक सहयोग है, वो अभी भारत और श्रीलंका की जो समिट आपस में बैठी हुई है, वहाँ के जो लोग हैं शिष्टमंडल भारत में आए और काफ़ी सारे समझौते हुए हैं, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मुख्य द्विपक्षीय समझौतों का राज्य का दौरा अप्रैल 2025, प्रथम और औपचारिक रक्षा सहयोग समझौता हुआ है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और संस्थागत अंतर्विनियम शामिल है। ऊर्जा साझेदारी में त्रिकोणीय ऊर्जा कॉरिडोर, भारत, श्रीलंका, UAE और ट्रेन कॉममेल को एक क्षेत्रीय ऊर्जा हब के रूप में विकसित करना। HVDC सब्सिडी ग्रिड इंटरकनेक्शन की योजना, जिससे भारत और श्रीलंका के ग्रिड जुड़े 285 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल प्रोजेक्ट है, जिसकी अनुमानित लागत $800 मिलियन है और 2030 तक पूरा होने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा परियोजनाएं, शामपुर में 120 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शिलान्यास और कई धार्मिक संस्थानों की डिजिटल साझेदारी, 5000 सोलर रूफटॉप इकाइयों की स्थापना करना। जनसंख्या स्तर पर भारत के डिजिटल समाधान साझा करना, डिजिटल पहचान परियोजना में सहयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ग्रांट एसोसिएशन, वार्षिक 700 श्रीलंका अधिकारियों के लिए भारत में प्रशिक्षण, पूर्वी प्रांतों में 2.4 बिलियन रुपयों का विकास कार्यक्रम, मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों का संवर्धन, कर्ज पुनर्गठन, 100 मिलियन कर्ज का अनुदान में परिवर्तन करना और बहुपक्षीय ऋण पुनर्गठन में सहयोग मिलना है। कनेक्टिविटी व लोगों से लोग महत्व, नागीपट्टनम तमिलनाडु में कंकनथाई, जाफना और श्रीलंका तक शुरू हुई, जो पहला नियमित पैसेंजर फेरी संपर्क है। UPI लंका पे इंटरफेस, 2024 में UPI और श्रीलंका के लंका पे नेटवर्क को जोड़ा गया, जिससे भारतीय UPI उपयोगकर्ता श्रीलंका में आसानी से भुगतान कर सकते हैं। सैन्य और समुद्री सहयोग, SLINEX 2025 का द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित हुआ। INS राणा और INS ज्योति सहित भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं के जहाज़ों और विशेष बलों ने हिस्सा लिया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा तंत्र, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव शामिल हैं, साथ ही बांग्लादेश और मॉरिशस पर्यवेक्षण देश हैं। ये समूह समुद्री आतंकवाद, अपराध, सामरिक स्थिरता के लिए सक्रिय। UPSC के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। प्रौद्योगिकी और साझा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पहचान, ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय एकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, भू रणनीतिक ट्रेनिक कॉम्बैक हब, HVDC लिंक, सामरिक और आर्थिक लाभ,
रोकथाम, स्थिरता, रक्षा समझौता, नौसैनिक अभ्यास, देश की सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, सांस्कृतिक मानव संबंधी फेरी सेवा, कैपेसिटी बिल्डिंग, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति, ऋण पुनर्गठन व सहायता, आर्थिक संकट में श्रीलंका का समर्थन व ऋण से हालिया जो बैठक चल रही है अभी जो परिदृश्य है वो 6वीं NSC स्तरीय बैठक हुई है, पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया। इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य इसका मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जैसे 5 मुद्दों पर भारत के NSC अजीत डोभाल ने भाग लिया है। CSA को IOR इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा UPSC से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे और कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के इन क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं या नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने डेली रूटीन है उसका एनालिसिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना एनालिसिस किया है उसको और कितना अपने ऊपर फॉलो किया है। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए।